नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए सांसद की तरफ से किस तरह से एक बड़ा ऐलान किया गया है। एनसी के सांसद राहुल मेहंदी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई कि कल सीएम आवास का घेराव करेंगे। जम्मू कश्मीर में आरक्षण पर सियासत अब तेज हो गई है और नई रिजर्वेशन पॉलिसी सियासी दलों को यहां पर रास नहीं आ रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब यहां आप देखिए एनसी के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं राहुल मेहंदी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। लेकिन इस बीच में एक्स पर पोस्ट उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी किया गया, जिसमें उन्होंने एक राहत जरूर दी कि बहुत ही जल्द इस पर काम होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गठन के बाद यहां पहाड़ियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका हक मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। 22 दिसंबर से सरकार की घेराबंदी करने की चेतावनी दी थी और जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति पर यह विवाद हो रहा है। तो फिलहाल दोनों के एक्स पर पोस्ट किस तरह से रखे गए थे वो जरा दर्शकों को दिखा दीजिए। और इस बीच में बताते चले कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा आरक्षण नीति पर जन आक्रोश को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यहां पर मामले में विवाद की जांच और उसके समाधान के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति के गठन को मंजूरी दी थी और समिति की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू यहां करेंगी। उसके साथ ही उप समिति अपनी रिपोर्ट यहां पर देगी, कब देगी और इसकी कोई समय सीमा तय फिलहाल नहीं की गई। लेकिन बताते चले कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यहां पर ये बैठक हुई थी और उसके बाद इस पर आगे का मसौदा तैयार करने की बात कही गई। और इस बीच में सकीना इट्टू ने भी कहा था कि आरक्षण नीति को लेकर सभी आपत्तियों का संज्ञान लेकर उनकी जांच की जाएगी। लेकिन बताते चले कि विचाराधीन ये पूरा मामला है, इस पर पॉजिटिव सिग्नल एक जरूर दिया गया है। लेकिन राहुल मेहंदी की तरफ से ये कहा गया है कि कल सीएम आवास का वो घेराव करेंगे, क्योंकि 22 दिसंबर का समय दिया गया था और आज रात वो समय खत्म हो जाएगा। अब यहां पर घेराव करेंगे। लेकिन फिलहाल आरक्षण कोटा बढ़ाने को लेकर यहां विरोध हो रहा था। बताते चले अगर पूरा मामला यहां पर समझा जाए तो आप देखिए अंतिम निर्णय लेने के लिए यहां पूर्व सभी संबंधित पक्षों से बातचीत भी होगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये बड़ी बात जरूर कही गई थी और ये हमारा लक्ष्य है। सरकार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। मौजूदा आरक्षण नीति को लेकर प्रदेश के विभिन्न वर्गों में रोष देखा गया था, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षित वर्गों के लिए 50% तक का ही कोटा था। लेकिन अब खुले यानी कि सामान्य वर्ग का भी कोटा 40% से कम हो गया है और आरक्षित वर्गों का जो कोटा है वो बढ़ गया है। तो आरक्षित वर्गों का कोटा बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं लोग और उनका ये कहना है कि आरक्षण नीति को व्यवहारिक बनाया जाए और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आरक्षण कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कश्मीर में भी आपने देखा था कि किस तरह से डॉक्टरों ने भी आरक्षण कोटे को लेकर अपना विरोध जताया था। वहीं उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 22 नवंबर को प्रदेश कैबिनेट ने आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति के गठन का फैसला लिया था, जिसके बाद यहां पर समिति जो है वो काम करेगी, जांच रिपोर्ट देगी और कई तरह के सवाल भी यहां पर दागे गए थे। लेकिन फिलहाल राहुल मेहंदी की तरफ से ये कहा गया है कि यहां पर कल वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। लेकिन इस बीच में एक्स पर पोस्ट उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कि हम आपके इमोशंस को भी समझते हैं और इस पर काम करने के लिए भी कवायद को तेज किया जाएगा, यानी कि एक आश्वासन उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी दिया गया। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आबिद बानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। आदर्श गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आरक्षण को लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा था, लेकिन इस बीच में एक अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था। उमर अब्दुल्ला का भी इसमें आपने देखा ट्वीट हाल ही में देखा गया है, कैसे इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? आशा जी, ठीक है, विवाद तो चल रहा था, लेकिन इस बीच में जो ये स्टेटमेंट आज आई है कल प्रोटेस्ट करने की सीएम हाउस के बाद, सबसे पहले तो ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, इस वक्त बहुत जबरदस्त है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जिस तरह से अभी तक उनको अपने पावर्स का पता नहीं, बिजनेस रूल का पता नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है। और उमर अब्दुल्ला जो सीएम है, उसने फैसला किया कि जम्मू में नहीं आएंगे, हालात जब श्रीनगर कश्मीर का ठीक नहीं है बर्फ के कारण, और पानी के बिजली की समस्या जो है उसको देखने के लिए वो श्रीनगर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट जो है वो उनका घेराव कर रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जबकि इस बात की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि मैनिफेस्टो में भी है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसे रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा। उसके लिए जिस तरह आपने भी बताया ओपनिंग मार्च में 3 मिनिस्टरों की एक कमेटी बनाई गई है, तो उनका अभी तक कोई फैसला नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, जब 60% तक रिजर्वेशन चले जाएगी, जो ओपन कोटा 40% रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे आदेश दिया हुआ है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ
साउथ और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के कुछ ऐसी स्टेट्स हैं वहां पे 70% भी चले गई है। अब रिजर्वेशन को लेके आप हर वक्त उसी को लेके चर्चा तो करेंगे, और अभी तक इनको पता ही नहीं है कि हमने इसको सीएम कार्य कर क्या सकता है, उनके घर के बाद प्रोटेस्ट करने से मिलेगा क्या इनको। अभी तो एक आबिद जी, कमेटी और गठित की गई है 3 मिनिस्टरों की, वो जी आबिद जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी तक तो आप लोगों को यही नहीं पता कि किस तरह से काम करना है। देखिए ये शायद इनकी एक गलतफहमी है और उस गलतफहमी के शिकार हैं आदर्श जी, जो ये समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये नहीं पता कि उनको सरकार कैसे चलानी है। देखिए जहां तक ये प्रोटेस्ट की बात चली है, रूहुल्लाह मेहदी साहब जो हमारे सांसद है, ये सरकार कॉन्शियस चलाने कॉल की है, बात नहीं कर रहा, ये सरकार कॉन्शियस चलाने की लेड बात नहीं प्रोटेस्ट कर है, रहे। तो उनकी तो कॉन्शियस में ये शब्दों सही में लगता फर्क है है, कि वो उन लोगों को ज्वाइन करे शक्तियों पावर्स जो की और इस सरकार चलाने की पूरे बात दो अलग अलग पॉलिसी चीजें के हैं, दो विक्टिम्स अलग अलग हैं। चीजें। तो ओपन मेरिट जहां सरकार हमें चलाने के पता बारे है में एक मैंने क्रिटिसाइज रैशनलाइजेशन किया। होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए। तो उसी इशारे उसी की तरफ हमने इशारा किया था कि सब कमेटी हमने जो फॉर्म की थी, एक पैनल किया था मिनिस्टर्स का, और वो आने वाले कुछ वक्त में उस एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जो रिपोर्ट वैसे नहीं बनेगी जैसे जीडी शर्मा की रिपोर्ट बनी थी, विदाउट टेकिंग एनी स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड। जैसे कि मैं आपको ओबीसी का बता दूं, कोई ओबीसी का वहां मेंबर नहीं था उस कमीशन में, उनकी भी रिजर्वेशंस थी इस मामले में। फिर गुजर बकरवाल और एक वर्ग है जिनका उसमें रिजर्वेशंस थे बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी लेड एडमिनिस्ट्रेशन की उस टाइम एक रिजर्वेशन पॉलिसी आई और उन चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं, एंड वी आर कमिटेड टू रैशनलाइज दैट पॉलिसी। ठीक है अभिजीत जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे अब नेशनल कंफ्यूज पार्टी को ज्यादा लग रही है इसके अंदर, क्योंकि खुद ही ने समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। आगा रूला साहब क्या चाहते हैं और उमर साहब क्या चाहते हैं, इनको ये दोनों के अंदर खुद ही डिफाइन नहीं हो पा रहा। कभी आपने सुना कि आपने ही सीएम के अगेंस्ट कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा हो? क्या सीएम खुद प्रोटेस्ट करा रहे हैं? बीच में दोनों का क्या है ये आप समझ सकते हो, लेकिन टारगेट कुछ और है। टारगेट इनका क्या है वो हमें अच्छी तरह से पता है, और जिनकी तरफ ये टारगेट कर रहे हैं आप इत्मीनान रखिए उनके लिए कुछ बुरा नहीं कर सकेंगे। क्योंकि रही बात रिजर्वेशन की बात आती है तो थोड़ा सा पीछे इनको 1980s में जाना पड़ेगा। अगर याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की कीमत के अंदर जब आरबीएस इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, और उस समय जो आरबीएस आइडेंटिफाई किए थे, इनके नेता जहां चाहते थे, जिस एरिया को चाहते थे उसको आरबीए घोषित करवा दिया करते थे। और बड़ी बात यह है कि वो सभी के सभी एरियाज आज मॉडर्नाइज हो चुके हैं, वो सिटीज के अंदर आते हैं, और ये सभी की सभी चीजों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखकर किया। जबकि जम्मू के अंदर देखो तो जिसका जिसका जो हक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे का सारा दिया जाता है, लेकिन इनके नेताओं की वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सारी की सारी कंफ्यूजन आके क्रिएट हो गई है। ओपन मेरिट का जो कोटा है उसके साथ कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेकिन जो हक मेरे देश का संविधान जिसको देता है वो हक उसको जरूर दिया जाएगा। अब इसके अंदर ये आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कर रहे हैं, वो हमें अच्छी तरह से पता है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला काम नहीं चलेगा। देखिए हमारी निगाहें भी और निशाना भी एक ही तरफ है। हम बीजेपी की जितनी भी पॉलिसीज है जो एंटी पब्लिक पॉलिसीज है उनको रिवर्स करेंगे, और ये हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करके रहेंगे। लेकिन जहां तक इनका सवाल है, ये आरबीए की बात कर रहे थे कि आरबीए क्या था। आरबीए रिजर्व बैकवर्ड एरियाज को रखा गया था क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। तो वहां पर जितने भी डेवलपमेंटल विलेज हैं उनमें कितनी डेवलपमेंट हुई है आज तक, कितने मॉडल विलेज बने हैं, उस बेसिस पे वो रिजर्वेशन 80s में दिया गया था। लेकिन जो इन्होंने किया वो एक प्योर वोट बैंक पॉलिटिक्स थी। जब पहाड़ी इथनिक ग्रुप को इन्होंने एसटी में शामिल किया, सारा विवाद वहीं से शुरू होता है। लेकिन अब हमने एक कमेटी का संगठन किया है और हम देख रहे हैं कि कब तक वो रिपोर्ट आ जाएगी बाज़ाबिता, जब तक ओबीसी का सेंसस अभी 1931 से नहीं हुआ है देश भर में। तो जब वो सेंसस, वो पॉपुलेशन सामने आ जाएगी, आरबीए क्या आरबीए और ओबीसी सेम है, इस पे भी एक कंफ्यूजन चला है, हमेशा इस पे मुद्दे उठे हैं। तो इन सभी चीजों को हम लिस्ट करेंगे उस कमेटी रिपोर्ट में, और फाइनली जब तक तब जेके हाई कोर्ट का उस पे कोई रद्द-ए-अमल भी आएगा, हम भी अपनी कमेटी की रिपोर्ट तब तक लोगों के सामने रखेंगे। और लोग यकीन रखें हम इसको बात करें। लेकिन अब देखिए विचाराधीन अगर कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और सर्वोपरि भी होगा। अभिजीत जी।
बात यह आती है कि देखिए अभी खुद इनको कंफ्यूजन यहाँ क्लियर नहीं है, चले मैं बता देता हूँ। आप बोलते हैं आरबीए का मतलब है जो बॉर्डर एरियाज है, बॉर्डर एरियाज के लिए एएलसी है जी, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन वो एएलसी दे दिया गया हुआ है, आपकी सरकार को शायद लेट पता चला होगा। अब बात यह आती है कि जो आपके नेताओं ने आरबीए को कैटेगोरिकली इस तरह से सिस्टम किया कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुझे यहाँ पर वोट बैंक चाहिए, वो सारे के सारे एरिया आज मॉडर्न हो चुके हैं, वो तो कई एरिया ऐसे जो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आते हैं। तो आपने जिस हिसाब से किया, और आपका तो हमें शुरू से पता है 1996 का जीएडी का 1164 नंबर का ऑर्डर आपको याद है ना, जिसमें आपने सिफारिश की थी, और वो आपने जो कमेटी बनाई थी, जो स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी, जिसे हेड डॉक्टर करण सिंह कर रहे थे और आपके बाकी के सारे मंत्री थे, जो इंडी गठबंधन की उस समय की रही होगी, उसमें तो आपने सिफारिश की थी कि एसटीज और एससीज का जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हक है वो हम सारे का सारा छीन लेंगे। क्या आपको याद नहीं? 1164 नंबर ऑर्डर आपको नहीं है? मेरे पास कॉपी है, मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मेरे गूगल करके आपको मिल जाएगा, नहीं तो भिजवा दूंगा मैं आपको। आपकी निगाहें कहाँ, निशाना कहाँ, में अच्छी तरह से पता आदर्श जी, है। अब आप क्यों वहां कुल से आकर मिलाकर क्या देखा जाए, सियासत चरम पर है इससे बीच में लेकर। आप किसी एक पर्टिकुलर का छीनना चाहते हैं जो हम होने नहीं देंगे, ठीक। और देखिए ओपन आचार्य मेरिट जी, के मैंने हक को भारतीय पहले भी निभाने कहा देंगे। था, ठीक है। पहले भी कहा था ये बात है कि ये सारी कंफ्यूजन है, पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, सियासत चल रही है। जब मैं निकल पानी साहब को एक बात बता दूं, पानी साहब ने पूरा सुना नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत करने नहीं आती। मैं ये कह रहा हूं कि अपने एमपी को अपने ही सीएम के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है, जबकि उसी के सीएम ने 3 मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है। उनका आपके मैनिफेस्टो में भी ये बात है कि इसको रिव्यू करेंगे, इसको उसके लिए कमेटी बन चुकी है। फिर ये प्रोटेस्ट किस लिए है, फिर किस लिए, फिर उसके लिए भी आप कहते हैं कि जो लाइक माइंडेड पार्टी है किसकी तरफ इशारा है, वो भी सामने आए, वो भी हमारे साथ चले, जिन्होंने सियासी फायदा उठाना है वो भी हमारे साथ चले। तो सीधी सी बात है, एक सियासी गेम खेल रहे हैं ये, अपने ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी आबिद जी, प्रोटेस्ट कर रहे जवाब हैं। दीजिए। इस सियासी वो गेम कह का रहे हैं कि मतलब क्या अपने है? ही सीएम के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोलने की क्या जरूरत है? जब 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है तो फिर इस तरह से क्यों? और जब मैनिफेस्टो में भी आप लोगों की तरफ से ये चीजें रखी गई हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ बातों से डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, बिल्कुल हमारे एक्शंस भी डेमोक्रेटिक हैं। तो ये कॉन्शियस कॉल है रूहुल्लाह साहब का, जिन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की थी कि जल्द से जल्द रैशनलाइजेशन हो इस रिजर्वेशन पॉलिसी में। और जहां तक उमर साहब ने भी बिल्कुल अपने नहीं, ट्विटर ये के माध्यम से ये बता दिया कि कोई भी प्रोटेस्ट जो एक मुझे पहले ही पता था जो कि एक आपने सिविक ये नहीं दायरे कहना में किया डेमोक्रेटिक जाए, पार्टी है। एक मॉडल डेमोक्रेटिक दायरे वापस में आइए किया जाए, आदर्श उससे जी। कोई डेमोक्रेटिक आपत्ति पार्टी है, नहीं। आखिर इसी पे आप आएंगे। हर जमहूरियत में ये हक बनता है हर किसी को अपनी बात रखने का। रूहुल्लाह साहब उसी बात की फेलिसिटेशन कर रहे हैं और फैसिलिटेशन आदर्श कर जी, रहे हैं। अब जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये मुझे हम पता था इस बात का, यही कहेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें हर एक को हक है। लेकिन अपने ही एमपी जब ऐसी बात करता है तो वो डेमोक्रेटिक हक नहीं, वो बगावत दिखाई देती है, बगावत की बू आती है उसमें। और किसके इशारे, बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि निगाहें कहीं और इशारा कहीं पे है, ये हो भी सकता है। आने वाले दिनों को आपको कुछ और ही नक्शा दिखाई दे जम्मू कश्मीर का। ये साफ से एक चीज दिखाई दे रही है, जब आपके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये है, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये है, आपने तो उसके लिए एक कमेटी गठन कर आदर्श जी, दी है। क्या उसके लगता है साथ-साथ आपके बिजनेस तजुर्बे रूल के के लिए हिसाब भी से कमेटी क्या गठन लगता है कि की है। सब टारगेट क्या चीजें फिक्स आपने हुआ है? खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं वो, उनको उसका इंतजार भी नहीं कर रहे हैं आप। आदर्श जी, टारगेट क्या है? कुछ नहीं, आदर्श जी। पॉलिटिकल कंफ्यूजन। टारगेट क्या है इनका? कुछ भी नहीं है टारगेट। तो कुछ चीज क्लियर हो तो टारगेट क्लियर हो ना। या तो साफ बात करें कि हमें पोजीशन नहीं कोई मिली है तो हमें इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और बात करें, कुछ कहना भी नहीं चाहते और डराना भी चाहते हैं ये। आबिद जी, समझ नहीं पा रहे हैं जानकार भी देखिए कि किस तरह की स्थिति आप लोग क्रिएट करने की देखिए, कोशिश कर रहे हैं। देखें इसमें मुझे लगता है आप जरूरत से ज्यादा इस बात को ताव दिया जा रहा है। देखिए, वो एमपी है, सांसद है, उनके लोगों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो उन्हीं को निभा रहे हैं। जब रिजर्वेशन पॉलिसी का मुद्दा उन्होंने पार्लियामेंट में भी उठाया, आज अपने सीएम के सामने भी बात रख रहे हैं। हाँ, जहां तक ये एक सिविल और मॉरल ऑब्लिगेशन रहती है चीफ मिनिस्टर की, वो उनको हर किसी बात और हर किसी नजरिए को एक्सेप्ट करना है। और जहां तक इस प्रोटेस्ट की बात है, ये रूहुल्लाह साहब का एक कॉन्शियस कॉल है। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कोई इसमें पॉलिटिक्स है। अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि आम जनता की जो मांगे हैं, डिमांड से, उन्हें मद्देनजर रखते हुए ये स्टेप उठाया गया है। जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं, आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इनको शायद नहीं पता होगा, मैं इनको पूरे का पूरा जो बाइफिकेशन है मैं बता देता हूँ। एससीज का 8% है, एसटी 1 और 2 का 20% है, ओबीसी 8% है, और एएलसी जो है वो 4% की है। इसके अंदर आरपी जो 10% का, जो आपके
नेताओं ने अपने अकॉर्डिंग के मुझे यहाँ से वोट आते हैं, इसको आरबीए कर दीजिए या उसको आरबीए करके। ईडब्ल्यूएस 10% का है, ओवर एंड वो तो देना ही देना, ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ओपन मेरिट के हक के साथ आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अब बात ये आती है, अगर आगा रूला साहब को अपने वहां की इतनी अगर फिक्र है, तो ओबीसी का 8% का रिजर्वेशन है, जिसके अंदर 13 के करीब जो है वो अलग अलग आते हैं, दम, फकीर, हांजी वाला, इस हिसाब से पसमानदा मुस्लिम है। सबसे पहले उनके ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया अगर रूला साहब, फिर आगे प्रोटेस्ट करें। अरे क्या बात करते हो आप, हमें पता है आपकी निगाहें कहाँ है, निशाना कहाँ है। अगर आपको वो उस तरफ, जिस तरफ आपका निशाना, वहां पर आप उसके साथ आप छेड़छानी कर ही नहीं सकते हो। ना तो आप ओपन मेरिट के साथ छेड़छानी कर सकते हो, ना जिस तरफ आपका निशाना उस तरफ कर सकते हो, केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज सही में इसको इंप्लीमेंट करना चाहती है, तो 13 के करीब, अगर मैं गलत ना हूं, पसमानदा मुस्लिम है, अलग अलग आते हैं, उनके ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए, उनको बेनिफिट लेने दे। आबिद जी देखिए, जवाब। जो इन्होंने डेटा बोला वो कोई भी छोटा बच्चा भी गूगल से ले सकता है कि रिजर्वेशन क्या है। लेकिन जहां तक इन्होंने बात की, मैं इनको याद दिला दूं तो उस हिसाब से संवैधानिक तौर मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन देना है। तो क्या संवैधानिक तौर वो पॉसिबल है? 50% की कैप है, और उसी के दरमियान हमें देखना है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को कैसे कंटेन करें। इन्होंने 103rd अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन पे लाया, उसी के चलते ये सारा कंफ्यूजन आज उठा है। जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट और रिजर्व्ड कैटेगरीज के बीच में जंग उठी है। तो ये अब दोखलापंती कर रहे हैं। बीजेपी ने जितना मैस जम्मू कश्मीर में यहाँ पर किया है, हमें वो क्लियर करना है, और हमें पूरा उस पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ यकीन रखते हैं कि हम उसको रिवर्सल करेंगे। आदर्श जी, जम्मू कश्मीर में 69% सामान्य वर्ग में यहाँ पर लोग हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से लेक्चरर भर्ती हुई थी, वहां से सुबुगाहट का कहीं ना कहीं मुद्दा उठ गया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उस वक्त भी ये बात आई है जम्मू के लिए, यहाँ पे आपने लेक्चरर्स की जो पोस्ट निकाली है उसमें भी आई है। यहाँ पे संस्कृत हिंदी के लिए कोई पोस्ट नहीं निकालेगी, तभी बात आई है। इसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन्हीं चीजों को लेकर सब चीजें सामने आएंगी। यही तो अभिजीत जी कह रहे हैं, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। नहीं तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि क्या जरूरत पड़ रही है कल इनको प्रोटेस्ट करने की और सीएम हाउस को गिराव करने की और वहां पे जाके प्रोटेस्ट करने की। जो बात उसके हाथ में नहीं है, जो बात वो कर ही नहीं सकते हैं, उनको उसके बारे में क्या बताना? फिर अपनी गवर्नमेंट को क्या दिखाने जा रहे हो आप? आपकी गवर्नमेंट को पता है, आपकी गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है, उन्होंने कमेटी बनाई हुई, सब कुछ कर रहे हैं वो, उनको तो ऑलरेडी पता है। आप किसको दिखाने जा रहे हो? पोलिटिकल माइलेज नहीं गेन करने जा रहे हो और क्या करने? पॉलिटिकल माइलेज को लेकर काम हो रहा है। ठीक है आदर्श जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। आबिद जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। आदर्श जी जिस तरह से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह से काम किया जा रहा है, और दूसरा जाति जनगणना को लेकर भी काम अगर होता है, फिर इस पर सही तरीके से आप देखिए मुहर जो है वो लग सकती है, काम हो सकता है, क्योंकि जानकार तो यही कह रहे हैं। मैंने वही बात पहले ही बोल देखिए, मैंने इनिशियल डिबेट के इनिशियल्स में ही पहले बता दिया था, जो ये हमने सब कमेटी बनाई है, उसको एक वक्त लगेगा सामने एक पॉजिटिव रिपोर्ट लाने में, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट लाने में, क्योंकि अभी तक भी जो ओबीसी वर्ग है हमारा, उसका सेंसस 1931 से नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है जब तक एक प्रॉपर डेटा इस कैटेगरी में कौन फॉल करते हैं, कौन नहीं करते हैं, और बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें एफ्लुएंट ग्रुप्स कौन से हैं, उनमें क्या सच में जो रिजर्वेशन है के लायक लोग हैं, आरबी है, आरबीए में कितने जो विलेज हैं, मॉडल विलेज बन चुके हैं, तो ये जेकेएसईबीसी सारा डेटा कलेक्ट करेगा, फिर हमारी रिपोर्ट में भी वो डेटा आपको बिल्कुल दिखेगा, तो उसके बाद ही इस पे कोई फैसला हम लेंगे। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट की बात है, इट्स ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड, ये एक कॉन्शियस कॉल है रूला साहब का। वो एक सांसद है श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से, तो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको लोगों के ओपिनियन में वॉइस करना है, और जनरल कैटेगरी एक 70% पॉपुलेशन, 69% पॉपुलेशन है, तो उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय है। वो कह रहे हैं सांसद हैं और अपने लोगों की हक की आवाज को उन्होंने उठाना है, लेकिन सेंसस को लेकर वो बात कर रहे हैं। अगर सेंसस होता है तो फिर माकूल तरीके से इस पर काम हो सकता है। देखिए, सांसद है तभी तो मैंने कहा कि ओबीसी का जरा निकाल लीजिए डाटा, और दिक्कत की बात आप समझिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और मैं जरूर चाहूंगा, खासकर एससीज और एसटीज के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर जरूर निकाल के देखिएगा। स्टेट ऑटोनॉमी कोटी 1996 की रिपोर्ट है, और 1996 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ उनके सहयोगी कांग्रेस हुआ करते थे, और हमारा जो गुजर बकर वालों का वोट है वो मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता था, और एससीज का वोट कांग्रेस को जाता था, और इन्हीं से ही वोट लेकर इनकी पीठ में जो खंजर भोंकने का 1996 में काम किया गया है। और मैं अगर गलत ना हो तो आर्टिकल शायद 330 से आगे के कुछ आर्टिकल हैं जिसे इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, जो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन दोनों
सुविधाओं को देते थे। अब इनकी दिक्कत यह है कि जैसे अवेयरनेस हुई है और खासकर जिस तरह से वोटर टर्नआउट आ रहा है, इसके अंदर पसमानदा मुस्लिम्स का अपना एक हक है कश्मीर के अंदर, जो ये कभी नहीं चाहेंगे किसी को देना। इसीलिए इस तरह की सारी ये प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। तभी मैं बार बार कहता हूं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और फिर मैं बार बार अपनी बातों को दोहराते हुए इतना कर देना चाहता हूं कि ओपन मेरिट के हक के साथ कोई भी हाथ नहीं हम लगाने देंगे। पहली बात यह आती है, ईडब्ल्यूएस का अपना हक है, इसी तरह से सबका अपना हक बनता है। जिसका जिसका जो हक संविधान के अकॉर्डिंग चलता है उसे कुछ नहीं कर सकता। पसमानदा मुस्लिम्स को लेकर भी वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए जरा। देखिए, जहां तक ओबीसी की बात कर रहे हैं, उसमें इन्होंने नए से 15 नए कास्ट इंक्लूड किए हैं, जबकि उसमें ऑलरेडी एक 27 कास्ट हुआ करते थे, अब 15 और इन्होंने ऐड किए हैं। पहाड़ी एक इथनिक ग्रुप है और उसको शेड्यूल्ड ट्राइब इन्होंने बना दिया। चलिए, ये जब सभी चैलेंज इन्होंने समेट के हमारे सामने रखे, उनका एड्रेसल हमें करना है, क्योंकि लोगों ने उस पर आपत्तियां जताई है, चाहे वो गुजर बकरवाल वर्ग हो, चाहे वो ओबीसीज हो, सबका इसमें ख्याल रखना। और संवैधानिक तौर ये जो हक बोल रहे हैं, संवैधानिक तौर 50% की कैप से हम ज्यादा नहीं जा सकते, उसी कैप के अंदर अतिरिक्त हमें ये काम करना है और उसी पर रैशनलाइजेशन पॉलिसी बनेगी। और जहां तक मैं फिर से आपको एक बार बोलूं, हमारी निगाह और निशाना एक ही जगह है कि हम किस तरीके से पहाड़ियों को जो एसटी का दर्जा दिया गया, कहीं वहां पर तो नहीं निशाना है? क्या कहते हैं आपका तजुर्बा? क्योंकि राजौरी पुंछ में सबको कोई ना कोई कोटा है। देखिए, हमारा निशाना नहीं, मुद्दे पर आ जाते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मैं आ रही हूँ वापस आपके पास आबिद जी। मैं आप ही के पास आ रही हूँ। लेकिन पिछली अगर आप पास को देखेंगे तो जितनी भी जहाँ पे सरकारें थी वो इस वीकर सेक्शन के नाम पे कितना फायदा उठाती रही। क्या वीकर सेक्शन सिर्फ किसी जात बरादरी के साथ जुड़ा हुआ है? वीकर सेक्शन कहीं भी हो सकता है, उसको नहीं देख सकते। आपके जैसे अपर कास्ट कहते हैं उनमें वीकर सेक्शन नहीं है, वो वाली जो बेचारे जिनको जॉब नहीं मिलता, पढ़ते हैं लिखते हैं सब कुछ रह जाते हैं, उनको नहीं जॉब मिल रहा। ये सब चीजें देखने वाली। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेहंदी साहब गलत बात कह रहे हैं या अच्छी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर गलत है या अच्छी है, मतलब क्या है इस वक्त प्रोटेस्ट करने का? इस सीएम हाउस के बाद प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है? खुद ही जैसे वानी साहब कह रहे हैं कि कमेटी बनाई हुई है, उसको उसके बारे में सब देखेंगे, बात करेंगे, उसको लाएंगे। तो अपनी ही पार्टी के जो अपने ही फैसलों को बाईपास करके रोड पे आने का मकसद क्या? आदर्श जी, ये है सारी डिबेट के अंदर वो बार बार बता रहे हैं कि ठीक है, राहुला एमपी भी हैं और अपनी जनता की आवाज को उठा रहे हैं, बड़ी बात नहीं, वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन आदर्श जी, एक बात मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, जिस तरह आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन, आदर्श जी जनता की आवाज को नहीं उठा रही। हाँ नहीं, आशा जी बात सोचने वाली है। बाकी जो कैबिनेट के फैसले कर रही है वो उनकी जनता की आवाज के विरुद्ध है, जो ठीक है। आबिद जी, एक कमेंट कर दीजिए, ये बात सोचने वाली है ना। ठीक है आशा जी, बहुत सरलता के साथ आपने इनको समझा दिया कि बार बार मैं यही बात बोल रहा था कि ये कॉन्शियस कॉल है और एमपी अपना कॉल ले सकता है। वो एक सांसद है जिसे श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के लोगों ने चुना है और ये एक अहम मुद्दा है। हम इस बात को लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ दे दिया है, उस पर सवाल है ना आबिद जी। अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने सीएम के खिलाफ दे दिया है। देखिए, ये हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं है आशा जी, ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब नहीं, उनकी क्लैरिटी करना जरूरी था ना। ठीक है, आदर्श जी का जवाब आ गया। अभिजीत जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा प्लीज। देखिए, मैंने वही कहा ना, है कुछ नहीं है कि ये चाहते ये थे कि जिस तरह से गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों की आपस में लड़ाई नहीं हुई तो वो लड़ाई करवाई जाए। जिस तरह से पसमानदा मुसलमान अब अपना हक मांग रहे हैं, उनसे किस तरह से छीना जाए। और जो इन्होंने खासकर इन्होंने जो रिजर्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके अंदर इनका और कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से इंडी गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में कर रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाओ, ये चाहते हैं एक दूसरे के साथ लड़ाया जाए इन सबको। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए, और आबिद जी आपका भी धन्यवाद, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल रिजर्वेशन को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है, जहां पर आप देखिए कल राहुला जो है वो सीएम के आवास के बाहर घेराव करेंगे, लेकिन इस बीच में उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। कोर्ट के अंदर पूरा मामला विचाराधीन है, वहां पर क्या कुछ फैसला होगा वो तो सर्वोपरि और सर्वमान्य रहेगा, लेकिन कल किस तरह से घेराव होता है ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।